चैप्टर जो है हमारा, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है अकाउंटिंग ऑफ एनपीओ। ठीक है, या इसको मैं पूरा लिखाऊं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विस सेक्टर या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो दो चीजें हैं, हमको अकाउंटिंग सीखनी है इस चैप्टर के अंदर। किसकी? एक तो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या इसको और क्या बोलते हैं, इसको और बोलते हैं नॉन फॉर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। और आप शॉर्ट में इसको एनपीओ भी बोल सकते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ओके। आज तो सही है बेटा, सब जने प्लीज रिप्लाई कर दो, है ना? ओके, खुशबू, आरती, थैंक यू। ठीक, सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलो, या नॉन फॉर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलो, या एनपीओ बोलो, उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो इस चैप्टर में सीखेंगे। और इसके साथ में हम सीखेंगे जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो सर्विस सेक्टर होता है, जो सर्विस सेक्टर होता है ना, जो लोग गुड्स का सेल परचेज नहीं करते हैं, इनका मतलब होता है जैसे कोई ट्रेडिंग हो रही हो किसी चीज की, या मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो। किस चीज की ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग? किसी प्रोडक्ट की या किसी गुड्स की, या तो किसी गुड्स या किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, बेच रहे हैं, या बना हुआ परचेज कर रहे हैं फिर सेल कर रहे हैं, तो उसकी ये ट्रेडिंग करते हैं इसको, ना, प्रोडक्ट्स को परचेज और सेल करना, प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना। बट प्रोडक्ट्स को इनोवेट करना या उसको बेचना या प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना, लेकिन प्रॉफिट के लिए नहीं, है ना, प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं है। ठीक है, ओके। जैसे इंडिया के अंदर जो वैक्सीन्स बनाई गई, पूरी दुनिया में सप्लाई की गई, जिस कंट्री के पास पैसा नहीं था उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य वैक्सीन बना के बेच के प्रॉफिट कमाना नहीं था, वैक्सीन बना के पहुंचाना का उद्देश्य लोगों को बचाना था। तो वो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, ऐसे कैसे बहुत सारी सर्विस सेक्टर भी होते हैं, है ना। अब सर्विस सेक्टर में प्रॉफिट और नॉन फॉर प्रॉफिट दोनों इंक्लूड है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि सर्विस सेक्टर की अकाउंटिंग अलग से होती है। बहुत सारे सर्विस सेक्टर होते हैं जो एनजीओ होते हैं, है ना। एनजीओ जितने भी होते हैं ना, उनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उनका उद्देश्य सेवा करना होता है, सर्विस प्रोवाइड कराना होता है, समाज की भलाई के लिए, समाज के उत्थान के लिए वो काम करते हैं। वर्धा आश्रम हो गए, जैसे आपके गरीबों के लिए जो स्कूल्स हो गए हैं, है ना, बहुत सारी चैरिटी डोनेशन इनको मिलता है, और ये समाज के सुधार के लिए काम करते हैं किसी एक सेक्टर से रिलेटेड। तो इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं? क्योंकि यहाँ पर मकसद मेन प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। हाँ, सर्विस सेक्टर में प्रॉफिट कमाना हो सकता है, लेकिन यहाँ तो नहीं होगा। लेकिन इनकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, वो अकाउंटिंग हम इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है, ओके जी। सो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एक पीडीएफ। हवा है कि ये चैप्टर क्या है, ये वही है जो मैंने आपको पढ़ के बताया। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन आर एस्टैब्लिश विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, दिस इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, होलसेल। देखो ये बोला ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन से होते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पर नॉन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ये ट्रेडिंग का भी आपको बता रहा है कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वो होते हैं और उनको इसलिए एस्टैब्लिश किया जाता है, स्थापित किया जाता है ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके। दिस इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, होलसेल हो गया, रिटेल ट्रेड हो गया, है ना, एंगेज्ड इन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, जो सर्विसेज होती है उसको बेचते हैं, सेल जो गुड्स होता है उसको परचेज और सेल करते हैं। रेंडरिंग ओन्स, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जियो जो मोबाइल है उसका आप रिचार्ज कर रहे हो, तो आप एक सर्विस का फायदा उठा रहे हो ताकि इंटरनेट एक्सेस कर सको आप, बट ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, ओके। ऑन द अदर हैंड, इसके अलावा देयर आर मेनी सच ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे एनजीओज वगैरह होते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं विच आर एस्टैब्लिश विद द ऑब्जेक्टिव फॉर रेंडरिंग सोशल एंड पब्लिक सर्विस। उनका काम ही होता है समाज का और पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना, और उनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। दीज इंक्लूड लिटरेसी सोसाइटी, मतलब साक्षरता देना, एजुकेशन को बढ़ावा देना, गेम्स और स्पोर्ट्स क्लब होते हैं बहुत सारे जिनका मेन ऑब्जेक्टिव गेम्स को बढ़ावा देना हो सकता है, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना हो सकता है। ठीक है, हॉस्पिटल्स होते हैं बहुत सारे, चैरिटेबल हॉस्पिटल बहुत सारे देखे होंगे आपने,
बहुत सारे प्राइवेट भी होते हैं लेकिन वो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते। मैं नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, जो चैरिटेबल होते हैं, जो चैरिटी पे चलते हैं और वहाँ पर पैसा नहीं लगता है अगर कोई भी ट्रीटमेंट कराने जाएगा तो। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए और ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म फॉर प्रमोटिंग आर्ट एंड कल्चर, वर्कर यूनियंस होती हैं, सोशल वेलफेयर सोसाइटीज होती है। दे जनरेट प्रॉफिट एंड लॉस थ्रू सर्विस रेंडर्ड बाय देम since the nature of work of these organizations is different, so the method of maintaining their accounts is also different। इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता ही नहीं है, तो ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और एनजीओ होते हैं, सो इनकी अकाउंटिंग भी थोड़ी अलग तरीके से की जाती है, इसके अलग मेथड्स होते हैं। दीज कोल्ड अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसी को नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो एक इस चैप्टर में दो पार्ट है, एक तो है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, इसके अलावा कुछ प्रोफेशनल पर्संस को भी इस चैप्टर में इंक्लूड किया हुआ है ना, और जो इस सोसाइटी की बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर आपके आगे डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्चर्स, दे डू नॉट परचेज एंड सेल द आर्टिकल बट अर्न प्रॉफिट विद देयर इंटेलेक्चुअल एंड प्रोफेशनल एबिलिटी। ये कुछ भी प्रोडक्ट बेचते नहीं है लेकिन कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसकी बेसिस पर अर्निंग करते हैं। तो प्रोडक्ट का सेल परचेज नहीं हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, तो इनकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो मोटा मोटी यहाँ पर वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया। ज़्यादा बोर नहीं करते हैं और आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो देखिए आप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसको आप कैसे पहचानोगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सबसे पहले सेपरेट लीगल एक्सप्रेशन होता है, यानी कि एकदम सेपरेट होती है, ये ऑर्गेनाइजेशन होती है। वैसे भी कोई भी बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन सेपरेट ही होता है, सेपरेट एंटिटी होती है। सेकंड नंबर सर्विस मोटिव होता है, इनका मेन काम सेवा करना लोगों की, पब्लिक की, है ना, किसी एक फील्ड से रिलेटेड। टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी वेलफेयर वर्क, कल्याणकारी योजना है ना, वेलफेयर वर्क मतलब कल्याणकारी योजनाओं की कुशलता की जांच के लिए। और सोर्स ऑफ फंड इनका क्या होता है, अधिकतर इनका जो सोर्स ऑफ फंड जो होता है, यानी कि इनके पास पैसा कहाँ से आता है, क्योंकि ये प्रॉफिट तो कमाते नहीं है तो खर्चा कैसे करेंगे, तो भैया इनका अधिकतर पैसा डोनेशन से आता है, चैरिटी से आता है, गवर्नमेंट देती है, इंटरनेशनल लेवल पर भी चैरिटी लोग देते हैं, तो यहाँ चारों तरफ से इस तरीके से इनके पास पैसा आता है। सोर्स ऑफ फंड इनका यही होता है, ठीक है। मैनेजमेंट बाय इलेक्टिव पर्सन, और जो लोग चुने हुए हैं वो इन लोग इन ऑर्गेनाइजेशन का क्या करते हैं, NPO या NTO यानी कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट करते हैं। ओके, अब आता है जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके बीच डिफरेंस क्या है, वो आप यहाँ देख सकते हैं, खुद पढ़ लेना, मैं ज़्यादा थ्योरी में बोर नहीं करूँगा, या इंग्लिश में भी मिल जाएगा आपको, हिंदी दोनों में दे रखा है, ठीक है। हम आते हैं इसके बुक्स की तरफ कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है इनको कौन कौन सी बुक्स रखनी पड़ती है। अकाउंटिंग करेंगे तो इनको बुक्स तो रखनी पड़ेगी, तो जब ये अकाउंटिंग करते हैं अपनी तो इनको कौन सी बुक्स रखनी पड़ती है, तो 3 बुक्स हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछते हैं इतनी, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो ये पूछा जाता है, बुक्स केप्ट बाय नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को कौन सी बुक्स रखनी चाहिए, और लोग वहां पर क्या करते हैं, लिख के आ जाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। वो नहीं पूछा है, बुक्स पूछा है। तो 3 तरह की बुक्स रखी जाती है, एक रखते हैं कैश बुक, कहां से पैसा आया कहां गया, एक रखते हैं स्टॉक रजिस्टर, कहां से गुड्स आया। अब आप बोलोगे सर गुड्स क्यों आएगा, लोग डोनेशन के लिए सिर्फ पैसे ही थोड़ी देते हैं, कई बार सामान भी दे देते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई कोई अनाथालय है, उसमें किसी को डोनेट करना है, तो बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पैसे दे के आ जाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं जो वहाँ पर बच्चे हैं, हाँ, उनके कपड़े दे के आ गए, कुछ लोग उनको खेलने के लिए कुछ चीज़ें दे के आ गए, तो वो भी हो सकता है। तो जो भी स्टॉक रजिस्टर है वो मेंटेन किया जाता है। और मेंबरशिप रजिस्टर, बहुत सारे क्लब और एनजीओ जैसे होते हैं जहाँ पर लोग मेंबरशिप लेते हैं और फिर वो मेंबरशिप की कुछ फी होती है और वो मेंबर बन जाते हैं, फिर वो भी उस फैमिली का पार्ट बन जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं पैसा दे करके, ताकि वे उस योजना के अंदर जुड़े और उस एनजीओ के अंदर जुड़े और लोगों का भला करने में अपना योगदान दे सके, ठीक है। तो 3 जो बुक है वो NPO द्वारा रखी जाती है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, कैश बुक, स्टॉक रजिस्टर और मेंबर रजिस्टर। तो 2 रजिस्टर है, स्टॉक रजिस्टर, मेंबरशिप रजिस्टर, और एक बुक है कैश बुक, बस। अब आते हैं हम भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की। भाई जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है, मोटा मोटी बताऊं तो इसका मतलब ये होता है,
जो आपने पहले सुन रखा होगा और मैंने बेसिक लेवल में कराया भी है, फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वही फाइनल अकाउंट। तो एक जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, हाँ, वो अपने कौन कौन से फाइनल अकाउंट्स उसको बनाने होते हैं, यानी कि उसको कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं। तो उसको 3 अकाउंट बनाने होते हैं। फर्स्ट आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट, ओके, एंड पेमेंट अकाउंट। हिंदी में अभी बता दूंगा, वैसे इनको इंग्लिश में रखना होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सेकंड नंबर होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और थर्ड नंबर होता है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में ओपनिंग और क्लोजिंग 2 बैलेंस शीट बनती है। तो हमारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम करेंगे, जो हमारे एग्जाम में आएंगे, उसमें हमको 3 अकाउंट ये बनाने होते हैं। एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना हो सकता है, क्वेश्चन बोले आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर कीजिए, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना बोल सकता है, या फिर बैलेंस शीट बोल सकता है, या फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको दे देगा क्वेश्चन में और बोलेगा इसकी हेल्प से ये दोनों बनाओ। तो वो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होंगे, वो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन आज हम पूरा ध्यान देंगे और समझेंगे कि भई ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ओके। और इसका ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा। अब यहां देखो, ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट, आपको यहां दिख रहा होगा, ठीक है, हाँ जी। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यहां लिखा जाता है अच्छे से, रिसिप्ट एंड, ऐसे लिखा जाता है, पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट, फिर जो भी डेट होती है 31 मार्च, ठीक है। उसके बाद इसमें 2 साइड होती है, डेबिट साइड होती है और एक बेटा कौन सी होती है, क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। जो डेबिट साइड होती है उसमें हम लिखते हैं रिसिप्ट्स, और जो क्रेडिट साइड होती है उसमें हम लिखते हैं पेमेंट्स। रिसिप्ट मतलब कहां कहां से पैसा आया, और पेमेंट मतलब कहां कहां पैसा गया। अगर आपने सब्सिडियरी बुक्स पढ़ी हो तो उसमें हम कैश बुक बनाते थे, याद है आप लोगों को? हाँ, होता है, बहुत सारे कुछ बुक रिपीट हो जाता है, ठीक है। आप अपने सिलेबस में देख लेना, अगर है तो अच्छी बात है, ओके, ठीक। तो देखो मैं क्या बोल रहा, हाँ, रिसिप्ट और पेमेंट यहां लिखते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है। कैश बुक बनाते थे तो कैश बुक में क्या होता था, डेबिट साइड में जो कैश रिसीव्ड होता था वो लिखते थे, और क्रेडिट साइड में कैश पेमेंट होता था वो लिखते थे। यहां पर हमें कुछ ध्यान नहीं रखना है कि कैश कहां से रिसीव हो रहा है, किससे रिसीव हो रहा है, पिछले साल का रिसीव हो रहा है, एडवांस में रिसीव हो रहा है, जो एक्सपेंडिचर पे कर रहे हैं वो करंट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है, ऐसा कुछ ध्यान नहीं रखना है। केवल और केवल पैसा आना चाहिए और जाना चाहिए एक पीरियड के अंदर, एक ईयर के अंदर, हमारे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसको हम यहाँ लिखेंगे। जहां से पैसा आएगा रिसिप्ट में, पेमेंट करेंगे तो पेमेंट साइड में, यानी कि क्रेडिट साइड में, ओके, ठीक। तो अब ये सबसे पहले है टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी का मतलब है आपके पास पहले से कितना पैसा पड़ा है, यानी कि आपके कैश इन हैंड, यानी कि आपके बिजनेस में कितना पड़ा है ना, आपके जेब में कितना पड़ा है, और कैश एट बैंक का मतलब हो गया आपके बैंक अकाउंट में कितना पड़ा। आपके मतलब जो हमारा एनजीओ है, जो हमारा नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास कितना पैसा पड़ा है और उसके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है। हाँ, हर बिजनेस का बैंक अकाउंट भी होता है जिसको हम करंट अकाउंट बोलते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको चंदा। चंदा है तू, अरे कल तो चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया था ना, उसके लिए आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। कल तो लाइव आ नहीं पाए अपन, आया तो था लेकिन बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। तो वो सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का मतलब चंदा, एक तरह का डोनेशन हो गया ना। डोनेशन अलग होता है, उसको दान बोलते हैं, ये सब्सक्रिप्शन है। दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। सब्सक्रिप्शन जो है ना वो रेगुलर आता रहता है, डोनेशन जरूरी नहीं है कि रेगुलर आए, है ना। जैसे आप कहीं, आप जियो का क्या लेते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप टीवी रिचार्ज का क्या लेते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मोबाइल का एक तरह का सब्सक्रिप्शन कराते हैं, क्योंकि वो रिपीटेटिव होता है। सब्सक्रिप्शन रिपीटेटिव होता है, बार बार मिलेगा, है ना। डोनेशन जैसा जरूरी नहीं, डोनेशन कभी मिल सकता है, कभी नहीं भी मिले, तो दोनों में फर्क होता है। सब्सक्रिप्शन एक फी की तरह होता है। तो सब्सक्रिप्शन जो है चाहे प्रीवियस ईयर का है, चाहे करंट ईयर का है, चाहे नेक्स्ट ईयर का है, कभी कभी हो, अगर मिला है इस साल में तो यहां टोटल करके लिख देंगे। ये है जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन का मतलब क्या हो गया, सामान्य दान। डोनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, दान। तो सब्सक्रिप्शन और डोनेशन में क्या डिफरेंस है, कोई मोटा डिफरेंस नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है। सब्सक्रिप्शन रिपीटेटिव नेचर का होता है, बार बार मिलता ही रहता है। डोनेशन रिपीटेटिव नेचर का नहीं होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है एंट्रेंस एंड एडमिशन फी। एंट्रेंस और एडमिशन फी क्या है, कोई भी एनजीओ के अंदर अगर आप जुड़ना चाहते हैं
तो आपको वहां पर एंट्रेंस फी देनी पड़ेगी, तो वो एनजीओ के लिए एक तरह की कमाई हो गई, रिसिप्ट हो गई, ठीक है। एंट्रेंस या एडमिशन फी बोल सकते हैं। जैसे आप स्कूल में जाते हैं ना, तो एक तो आप मंथली फी जमा कराते हैं, वो तो है ही, एक एडमिशन फी भी होती है। स्कूल्स भी पता है आपको एनजीओ के अंदर आती है, कड़वा है पर सच है, ठीक है, ओके। क्योंकि उनका उद्देश्य देश को शिक्षित करना है, पैसा कमाना नहीं है। हाँ, वो कमाते हैं कुछ प्राइवेट स्कूल्स, वो अलग बात है, ठीक। जनरल ग्रांट्स, जनरल ग्रांट्स का मतलब हो गया, ग्रांट्स जो है वो अनुदान बोलते हैं, अनुदान हिंदी में। ग्रांट्स जो है ना, इनके ऊपर मैं डिटेल में आगे बात करूंगा, अभी तो सिर्फ समझा रहा हूं आपको, डिटेल में आपको मिलेगा सब, ठीक है। तो जनरल ग्रांट्स का मतलब अनुदान, ग्रांट्स यानी कि सब्सिडी तरह की तरह होता है, अधिकतर गवर्नमेंट से या किसी बड़ी इंस्टीट्यूशन से मिलता है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर एंड ग्रास, भैया रद्दी बेच दी, न्यूज़पेपर पढ़े थे, बहुत सारे मैगजीन्स पढ़ी थी, बहुत सारी कचरा पड़ा था, बहुत सारा बेच दिया उसको रद्दी वाले को, तो उससे कुछ पैसा मिला, क्योंकि एनजीओ है ना, यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं होती भैया, सारा हिसाब किताब है ना, दया भाव होता है यहाँ पर, ओके। तो ये रिसिप्ट साइड में और क्या क्या आ सकता है, रिसिप्ट साइड में बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, मैं फटाफट बताऊंगा थोड़ा आपको। सॉरी, हाँ, तो देखो रिसिप्ट साइड में और कंटिन्यू है। सेल ऑफ ओल्ड यूज स्पोर्ट्स मटेरियल, कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल पड़ा है, ओल्ड हो गया, पुराना हो गया, और कुछ नया हमने ले लिया है, तो पुराने वाले को बेच दिया तो पैसा आ गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कभी कोई डोनेशन आया था, उससे हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया था, शेयर्स खरीद लिए थे, डिबेंचर्स खरीद लिए थे, है ना, कहीं इन्वेस्ट कर दिए थे पैसे को, तो वहां से कुछ ब्याज मिल गया, या एफडी करा दी थी, इंटरेस्ट मिल गया उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ओके। इनकम फ्रॉम कंसल्ट एंड लेक्चर्स, बहुत सारी एनजीओ ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े कंसल्ट कराता है ना, और वहां से लोग जो मेंबर्स जुड़ते हैं, जो उसको देखने आते हैं, उस परफॉर्मेंस वगैरह करवाते हैं, कल्चरल प्रोग्राम करवाते हैं, तो वहाँ से जो इनकम होती है वो, ओके। डिविडेंड्स, अगर किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो डिविडेंड मिल सकता है। रेंट, अगर कोई रूम खाली पड़ा था रेंट पे दे दिया तो रेंट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, जैसे इन्वेस्टमेंट पे होता है, ऐसे बैंक से कोई इंटरेस्ट मिल गया हमको। मिसलिनियस रिसिप्ट, छोटा मोटा कहीं से कोई पैसा मिल गया। लाइफ मेंबरशिप फीस, बहुत सारे एनजीओ ऐसे होते हैं, वहाँ पर अगर आप चाहो तो लाइफ टाइम जुड़ सकते हो, उसके लिए एक फी लगती है, लाइफ मेंबरशिप फी बोलते हैं, ओके। सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, सब्सक्रिप्शन मिला है, लेकिन सब्सक्रिप्शन के साथ में लिखा हुआ है कि इस पैसे को कहाँ यूज करना है, यानी कि चंदा मिला, लेकिन उस चंदे का कहाँ यूज करना है वो स्पेसिफिक पहले से डिसाइड है। भाई साहब ये 10,000 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन इस 10,000 से आपको ये चीज खरीदनी है, स्पेसिफिक पर्पज हो गया, विशेष उद्देश्य हो गया उसका। डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पज, ले वो भी 2 लाख रुपए लो, एक ऊपर रूम बना देना आपकी इस एनजीओ के अंदर, तो स्पेसिफिक पर्पज हो गया, ओके, ठीक। लेजेसी, लेजेसी मतलब होता है वसीयत, क्या होता है, वसीयत। लेजेसी का मतलब क्या होता है, वसीयत, है ना। कोई बड़ा आदमी है, बड़ा अमीर है, उसकी जो औलाद है वो बहुत बेकार निकल गई, ठीक है, उसने सारी की सारी अपनी लेजेसी यानी कि वसीयत जो है किसी एनजीओ के नाम लिख दी, मजे करो बेटा। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है अपनी वसीयत यहाँ डाल के चले जाते हैं, ठीक है, ओके। एंडोमेंट फंड एक होता है, इसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कोई फिक्स एसेट्स बेच दी, इसके अलावा और भी कोई भी रिसिप्ट हो गई, कोई भी फंड होगा, कोई भी प्राइज मनी हो गई, वो सारी की सारी रिसिप्ट साइड में आएगी। कहने का मतलब ये तो कुछ आइटम्स मैंने आपको बताए हैं, कुछ भी रिसीव हो रहा हो रिसिप्ट साइड में लिखना है। कोई ध्यान नहीं रखना कि उसका नेचर क्या है, नेचर मतलब रेवेन्यू नेचर है या कैपिटल नेचर है, ध्यान नहीं रखना है। कौन से साल का, ध्यान नहीं रखना है। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां से भी रिसिप्ट होगा पैसा इधर लिखना है। ऐसे कैसे पेमेंट के ऊपर भी लागू होता है, कौन से नेचर का पेमेंट है, कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर, उसका ध्यान नहीं रखना है। कौन से ईयर का खर्चा पे कर रहे हैं, पिछले साल का, इस साल का, नेक्स्ट ईयर का, उसका ध्यान नहीं रखना है। पेमेंट कर रहे हो तो इधर लिखो, रिसीव्ड कर रहे हो तो इधर लिखो। ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये कैश बेसिस पे बनता, आया और गया। आगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और आएगा, लेकिन वो कैश बेसिस पे नहीं होगा, वो एक्रूड बेसिस पे होगा। वहां सारा ध्यान रखना पड़ेगा, कैपिटल नेचर है, रेवेन्यू नेचर है, कौन से साल का है, तो वो अच्छे से समझेंगे। लेकिन पहले ये अब पेमेंट्स कौन कौन सी होती है फटाफट देख लेते हैं। बहुत सारे खर्चे होते हैं भाई, खर्चों का तो पूछो ही मत, ठीक है। ये जो बैलेंस है ना, ये ओपनिंग बैलेंस है किसका, बैंक का। वैसे तो पॉजिटिव बैलेंस होता है बैंक का, तो इधर आता है डेबिट साइड में, लेकिन बैंक का कई बार नेगेटिव बैलेंस भी होता है। नेगेटिव बैलेंस तब होता है जब बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल हो हमारे पास, जिसको बैंक ओडी बोलते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये होती है कि आपका बैंक में पैसा जमा नहीं है, फिर भी आप निकाल सकते हो, एक बैंक ने लिमिट दे रखी है, तो उस समय यहाँ पर नेगेटिव बैलेंस होगा तो इधर आएगा, ठीक है। सैलरी पे कर दी, कोई एम्प्लॉय रखे हुए हैं, रेंट पे कर दिया, अगर किराए पे हैं, पोस्टेज यानी कि पोस्ट करने के खर्चे, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स परचेज कर ली, कोई रिपेयरिंग करा ली, ऑडिट करा ली। ऑडिट की फीस जो होती है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फीस होती है। सीए जो आता है ना, वो ऑडिट करके जाता है एनजीओ का कि भैया सब मामला सही है कि नहीं है, अकाउंट्स वगैरह सही है कि नहीं है, कोई घपले तो नहीं कर रहा, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, तो उसको फी देनी पड़ती है, वो ऑडिट फी हो गई, ठीक है। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हो गए, कोई इंश्योरेंस करा रखा है, और होनोरियम होता है एक, ये मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा होनोरियम क्या होता है।
ठीक है। इसके अलावा ये देखो होनोरियम आ गया यहाँ पर, इसको मैं आगे बताऊंगा। म्युनिसिपल टैक्स आप समझते हैं, कोई प्राइस वगैरह, कल्चरल प्रोग्राम रखा, कोई प्राइस वगैरह पे कर दिया, ऑफिस के खर्चे हो गए, एक्सपेंसेस और शो हो गए, कोई शो वगैरह मैं कह रहा हूँ ना, कोई भी ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया इवेंट, उसके खर्चे हो गए, कोई भी मिसलेनियस पेमेंट हो गई छोटी मोटी, कोई फिक्स एसेट्स परचेज कर लिया, अधिकतर फर्नीचर होता है इसमें, स्पोर्ट्स के कुछ इक्विपमेंट परचेज कर लिए, कहीं इन्वेस्ट कर दिया, कोई बुक्स परचेज कर ली, कोई लोन का वापस रीपेमेंट कर दिया, कोई बिल्डिंग परचेज कर लिया, और एंड में कैश और बैंक में कितना बैलेंस बच रहा है वो बैलेंसिंग फिगर से यहाँ आ जाएगा। तो ये सिंपल सा एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। बस मैंने डायरेक्ट इसलिए नहीं बनाया ताकि थोड़ा बहुत आपको इन चीज़ों के बारे में बता दूँ, भाई सब्सक्रिप्शन क्या होता है, डोनेशन क्या होता है ना, और ऐसी कुछ चीज़ें, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ लिखा हुआ है प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फ्रॉम कैश बुक। आपको क्वेश्चन में कैश बुक दे रखी है, वैसे भी जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कैश बुक तो बनाती है, तो उसने कैश बुक दे दिया आपको और बोला कि अब इस कैश बुक की हेल्प से आपको क्या करना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करना है। ओके, किसी कोई क्लब है ना, भरतपुर का लोहगढ़, ठीक है, ये क्लब है, ठीक है, लोहागढ़ क्लब भरतपुर का कैश बुक दे रखा है, इसकी हेल्प से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो आइए बनाते हैं। देखो सबसे पहले फॉर्मेट बना देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर इन द बुक्स ऑफ लोहगढ़ क्लब भरतपुर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ये लिखा हुआ है, हाँ 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 डेबिट, और ये क्रेडिट साइड, यहाँ हो जाएगा रिसिप्ट्स, यहाँ हो जाएगा रुपीज़, यहाँ हो जाएगा पेमेंट्स, ठीक है। ओके जी, अब देखो यहाँ सबसे ऊपर दे रखा है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना दे रखा है, 14,000, 14,000 रुपये हमारे पास पहले से ही पड़े हैं। तो ये हो गया बेटा टू बैलेंस बीडी। क्या हो गया, टू बैलेंस बीडी। अब बैलेंस बीडी में दो होता है, एक कैश इन हैंड और एक होता है कैश एट बैंक। कैश इन हैंड कितना है 14,000, कैश एट बैंक दे ही नहीं रखा है तो जीरो, कितना हो गया यहाँ पर 14,000, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। नेक्स्ट एंट्रेंस फीस। अब कैश अकाउंट के डेबिट में क्या होता है, कैश रिसीव्ड होता है वो आता है, क्योंकि कैश अकाउंट दे रखा है ना, और कैश अकाउंट के क्रेडिट में पेमेंट्स होता है। तो ये रिसिप्ट हो गई और ये सारा पेमेंट्स हो गया। रिसिप्ट में सबसे पहले क्या, एंट्रेंस फीस 1,400, तो हम यहाँ लिख देंगे टू एंट्रेंस फी 1,400। नेक्स्ट दे रखा आपको सब्सक्रिप्शंस, वो कितना है 12,000 का, तो यहां लिख देंगे हम टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है। नेक्स्ट डोनेशन, डोनेशन कितना है 1,200 का, तो यहां आ जाएगा टू डोनेशन 1,200, ओके। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है 150, तो यहां आ जाएगा टू इंटरेस्ट 150। नेक्स्ट आता है प्रोसीड फ्रॉम टेस्ट मैच। कोई टेस्ट मैच खेला होगा, जीता होगा तो 900 रुपये मिले हैं, तो प्रोसीड्स फ्रॉम टेस्ट मैच, ओके। पेमेंट्स में टेलीफोन एक्सपेंसेस 250, तो बाय
नेगेटिव बैलेंस तो है नहीं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 170, नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 2000 हैं और इसमें 500 रुपये कौन से हैं? 17-18। हमारा ईयर कौन सा है? 18-19। हमारा ईयर तो 18-19 है ना, और ये एक्सपेंसेस कौन से ईयर के? 17-18, पिछले साल के। कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस किसी भी ईयर के क्यों ना हो लिखने हैं। तो ये 500 इसमें इंक्लूड है, छो पड़े इंक्लूड। तो बाय एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 2000। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें ये चीज ध्यान ही नहीं रखनी होती है। नेक्स्ट है स्टाम्प एंड स्टेशनरी 200। नेक्स्ट है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 140। नेक्स्ट परचेजेस ऑफ बॉल, कोई बॉल परचेज करी होगी तो उसका है 2500 बॉल्स। फिर बोल रहा है रेंट पेड 1000, रेंट पे किया 1000 का। नेक्स्ट परचेज ऑफ बैट्स एंड नेट्स 1600। बैट्स एंड नेट्स। लास्ट इन्वेस्टमेंट भी करें कुछ 5000 की। वाह भाई, ठीक है। तो बेटा ये हमने सब लिख दिया कि भैया कौन कौन सी रिसिप्ट है, कौन कौन सी पेमेंट्स हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? क्लोजिंग बैलेंस निकालने वाले हैं कि भैया हमारे पास में ईयर एंड में कितने पैसे बच गए, कितने रुपीस बच गए। तो वो यहां आएगा बाय बैलेंस CD। एक तो है कैश इन हैंड और एक है कैश एट बैंक। तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी यहां पर। रिसिप्ट साइड की टोटल 14,000, 1400, 12,000, 1200, 150, 900, ये 29,650 माइनस कर देते हैं। 250, 170, 2000 सारे एक्सपेंसेस लेस कर दो। तो यहां बैलेंस आ रहा है 16,790 बैलेंस CD। पर ये बैलेंस किसका है? बैंक का नहीं, बैंक में तो 0 रुपए थे। तो ये सारा का सारा कैश इन हैंड है। बताओ जी। ओके, सो थोड़ा सा मैं वापस से स्टार्ट करता हूं, थोड़ा सा रिवीजन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो जी, बात ऐसी है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं एनपीओ की, फॉर एनपीओ यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके अंदर हमको 3 अकाउंट बनाने होते हैं। एक बनाना होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट या पेमेंट अकाउंट, ठीक है। ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो बनाया जाता है बेटा, ये बनाया जाता है कैश बेसिस पर, है ना। कैश बेसिस का मतलब पता क्या होता है? इनकम, कोई पैसा, मनी रिसीव होना चाहिए या फिर पेमेंट होना चाहिए। कौन से ईयर का है? प्रीवियस ईयर, करंट ईयर या नेक्स्ट ईयर, उससे फर्क नहीं पड़ता। पैसा आना चाहिए और जाना चाहिए। कौन से नेचर का है? रेवेन्यू नेचर है, कैपिटल नेचर है, चाहे इनकम चाहे एक्सपेंडिचर, उसके नेचर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा आ रहा है, जा रहा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा।
ठीक है, और इससे हमें क्या पता चलता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने से हमें क्या पता चलेगा। वेरी वेरी गुड इवनिंग अनिकेत और नितेश। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने से हमें क्या पता चलता है, इससे हमें केवल इतना पता चलता है कि हमारे पास पहले ओपनिंग जब मंथ या ईयर स्टार्ट हुआ था, जिस पीरियड की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो उस ईयर के स्टार्टिंग में हमारे पास पैसा कितना पड़ा था, फिर कितना और आया, कितना और खर्च हो गया, कितना पेमेंट कर दिया मतलब, और एंड में हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया कैश का या फिर बैंक के अंदर, बस इतना ही पता चलता है। प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन कभी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से नहीं होगा। अगर आपको पता करना है कि जो हमारा एनजीओ है, इसमें इस पूरे ईयर में जब एनजीओ चलाया तो इसमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, वैसे प्रॉफिट मेकिंग के ऑब्जेक्टिव से एनजीओ या एनपीओ नहीं चलाए जाते हैं, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन जरूर की जाती है ताकि अकाउंट्स के अंदर पारदर्शिता आए और किसी प्रकार का कोई फ्रॉड ना हो। तो उसके लिए हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसको हम आज अच्छे से समझेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसको बेटा हिंदी में ऊपर वाले को बोलते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को क्या बोलते हैं, प्राप्ति तथा भुगतान खाता। और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आय व्यय खाता। ये जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है बेटा, ये कैश बेसिस पे नहीं बनाया जाता है। हेलो विनोद, हेलो खुशबू। ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है बेटा, ये बनाया जाता है अक्रूवल बेसिस पर। अक्रूवल बेसिस का मतलब हो गया उपार्जन आधार। अगर आपने बेसिक करा हो 11th क्लास 12th क्लास में आपने सीखा होगा कि जो हम ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाते थे वो अक्रूवल बेसिस पे बनाते थे, ठीक है। तो ये भी एक्रूवल बेसिस पे बनेगा। अब एक्रूवल बेसिस का मतलब क्या है, अभी मैं आगे आपको अच्छे से समझाऊंगा। थर्ड नंबर आता है फिर आपका बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट तो कोई अकाउंट है नहीं। बैलेंस शीट जो है यानी कि जिसको हिंदी में चिट्ठा बोलते हैं, ये तो किसी भी कंपनी या किसी भी बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है, फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि जो उसकी आर्थिक स्थिति होती है, वित्तीय स्थिति होती है, उसको बताती है कि भैया इनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो अभी मैं बात कर रहा था। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट तो आप यहां देख लो, देखो इस तरीके से होता है। सबसे पहले मैं फॉर्मेट की बात कर लेता हूं, फिर हम डिटेल में चलेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। यहां पर लिखा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इसमें दो साइड होती है कोई भी अकाउंट में, फॉर द ईयर एंडेड वो, ठीक है। एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड, क्रेडिट इधर लिखना होता है, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट साइड होती है। अब डेबिट में एक्सपेंडिचर लिखे हुए, पहले नाम क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लेकिन पहले वाला कॉलम इनकम का नहीं है, ये एक्सपेंडिचर का है, और सेकंड वाला कॉलम इनकम का है। पर ऐसे रटना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो चीज ये है कि यहां पर नॉमिनल रूल लग रहा है, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ना, एक नॉमिनल अकाउंट है। देखो नॉमिनल जो रूल था उसका क्या, वो क्या कहता था हमको, वो बोलता था ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। तो इनकम और एक्सपेंडिचर तो कौन सा रूल लगेगा, नॉमिनल। और नॉमिनल क्या बोलता था, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, तो एक्सपेंडिचर और लॉसेज हम क्या करेंगे, डेबिट। ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्या, क्रेडिट, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ओके, ठीक। अब यहां पर जो है हम डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर लिखेंगे, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑडिट फीस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, होनोरियम क्या होता है अभी बताऊंगा आपको, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया, ठीक है। और क्रेडिट साइड में हम इनकम लिखेंगे, जैसे सब्सक्रिप्शन, कल बताया था चंदा क्या होता है, और बता दूंगा आज। एंट्रेंस फीस हो गया, कोई डोनेशन मिल गया, कोई पुराना रद्दी न्यूज़पेपर बेच दिया, कोई रूम रेंट पे दे दिया, कोई सन्ड्री रिसिप्ट हो गई, ये चीज। अब देखो ये एनपीओ है, इस इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा, लेकिन हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस बोलते ही नहीं। क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि जो एनपीओ है वो प्रॉफिट मेकिंग के ऑब्जेक्टिव से चलाते ही नहीं है। इन ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य व्यापार करना नहीं है, फायदा कमाना नहीं है, प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो इसलिए हम इसको प्रॉफिट को नाम दे दिए सरप्लस। क्या बोलते हैं, सरप्लस। सरप्लस तब होता है जब इनकम साइड ज्यादा हो, क्रेडिट साइड ज्यादा हो और खर्चे कम हो, तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, उसको प्रॉफिट ना बोल के हम बोलेंगे सरप्लस।
और कभी ऐसा भी हो सकता है क्योंकि प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, तो कई बार खर्चे ज्यादा हो सकते हैं और डोनेशन वगैरह इनकम जो है वो थोड़ी कम आई, तो उस वजह से यहां बैलेंसिंग फिगर आ गया, तो उसको हम बोलेंगे डेफिशिट। सरप्लस का मतलब होता है आधिक्य, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, और डेफिशिट का मतलब होता है घाटा, कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक। ओके, यहां तक ओके है, क्लियर है। अब समझिए बेटा यहां पर कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते टाइम दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी। अगर वो दो चीजें दिमाग में घुस गई तो आगे कुछ भी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ये मैं गारंटेड आपको बता सकता हूं। एक चीज भी नहीं रटनी पड़ेगी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे किसी इसी चैप्टर में नहीं, अकाउंट्स की। चाहे ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, चाहे पीएनएल अकाउंट बनाओ, चाहे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ। ट्रेडिंग पीएनएल कौन बनाता है? जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाती है। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है ट्रेडिंग और पीएनएल की जगह। तो एक्रूअल बेसिस पे बनाए जाते हैं, ठीक। अब एक्रूअल बेसिस पे अगर समझ में नहीं आ रहा है सर एक्रूअल बेसिस क्या है, हमारे को नहीं पता, तो दो चीजें सुनो। चाहे ट्रेडिंग पीएनएल बनाओ जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए, या नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी एनपीओ के लिए आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ। दोनों को बनाते टाइम हमेशा चीज ये ध्यान रखनी है कि ये एक्रूअल बेसिस पे बनते हैं। एक्रूअल बेसिस का मतलब हो गया इन अकाउंट्स के अंदर, जैसे हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो इस अकाउंट के अंदर केवल करंट ईयर से रिलेटेड इनकम लिखनी है और करंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंडिचर लिखना है, चाहे उसका पेमेंट किया हो या नहीं किया हो, चाहे वो इनकम रिसीव्ड हुई हो या नहीं हुई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पूरा मैंने एक ही लाइन में पूरे इस अकाउंट को या इस चैप्टर को समरी कर दिया है। मैं वापस बोलता हूं, ठीक है। जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो एक्सपेंडिचर साइड में केवल वही एक्सपेंडिचर लिखने हैं जो करंट ईयर से रिलेटेड है, पिछले साल से रिलेटेड है या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, उन एक्सपेंडिचर को इसमें नहीं लिखना। केवल कौन से एक्सपेंडिचर लिखने हैं? जो चालू वर्ष करंट ईयर से रिलेटेड है, फर्स्ट। और सेकंड बात मैंने क्या बोली? करंट ईयर से तो रिलेटेड है, उसको तो हमको लिखना ही है, बट चाहे वो एक्सपेंडिचर का पेमेंट हो गया हो या नहीं हुआ हो, उससे भी कोई मतलब नहीं है। खर्चा हुआ है तो लिखा जाएगा। कहने का मतलब इस साल की सैलरी है 10,000 रुपए, ठीक है। अब 10,000 रुपए चाहे आपने एम्प्लॉय को दे दिए हो तो भी इधर लिखने, नहीं दिए हो तो भी इधर लिखने हैं। यानी ये कैश बेसिस पे नहीं बनता, अक्रूवल बेसिस पे बनता। खर्चा हो गया है ना करंट ईयर का, वो लिखा जाएगा, उसका पेमेंट किया नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है, पूरा खर्चा लिखेंगे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सैलरी इस साल की है 10,000। सर आज से ही रखी, खुशबू यादव क्या बोल रहे हैं पता नहीं, कल आई थी ना क्लास बेटा खुशबू, ठीक है। देखो रिकॉर्डेड देख लेना। कहने का मतलब ये, जैसे सैलरी का खर्चा हो गया, सैलरी का खर्चा हो गया 20,000 रुपए का, 20,000 सैलरी देनी है हमको, ठीक है, या 10 मान लो, मैंने 10 माना है तो, कि करंट ईयर की जो सैलरी है वो 10,000 रुपए देनी है हमारे एम्प्लॉय को। ओके, उसमें से हमने केवल 8,000 रुपए ही सैलरी दी है, तो यहां कितना लिखेंगे? यहां 10 लिखेंगे पूरा, क्योंकि करंट ईयर का खर्चा 10,000 है ना, पे कितना किया उससे मतलब नहीं है। ये का ये सेम रूल अप्लाई होता है इनकम साइड में। इनकम कौन सी लिखनी है? इधर करंट ईयर की इनकम लिखनी है, ना प्रीवियस की ना फ्यूचर की। ओके, करंट ईयर की इनकम भी कौन सी लिखनी है? जो रिसीव हो गई वो लिखनी है या जो रिसीव नहीं हुई वो लिखनी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकम रिसीव हुई है या नहीं हुई है। चाहे इनकम रिसीव का मतलब कैश में रिसीव हो गई है, यानी कि जो पैसा कमाया वो मिल गया है या नहीं मिला है, उधारी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इनकम अर्न कर ली, आपको इधर लिखनी पड़ेगी कौन से ईयर की? करंट ईयर की। तो यही लाइन मैंने यहां पर दोहराई है और यही लाइन मैं हर क्वेश्चन के अंदर आपको बताऊंगा। आगे जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा, मुझे पता आपको प्रॉब्लम आएगी, तो वहां पर मैं आंसर ये दूंगा कि बेटा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एक्सपेंडिचर और इनकम केवल करंट ईयर के लिखने हैं, और चाहे एक्सपेंडिचर का पेमेंट किया हो या नहीं किया हो उससे कोई मतलब नहीं है, पूरा लिखा जाएगा। चाहे इनकम रिसीव हो गई हो नहीं हुई उससे कोई मतलब नहीं है, इनकम करंट ईयर की पूरी लिखी जाएगी। लेकिन करंट ईयर, ना प्रीवियस ना पास्ट, फर्स्ट। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने दो बताए थे आपको, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड वाला आगे मैं आपको यहां बताता हूं। देखो, जो हम एक्सपेंडिचर लिखेंगे, चलो मैं एक बार लिखा ही देता हूं, चाहे एक्सपेंडिचर हो या चाहे इनकम, कौन से ईयर की होनी चाहिए? खर्चा कौन से ईयर का होना चाहिए? करंट ईयर, फर्स्ट। सेकंड नंबर, करंट ईयर का खर्चा होना चाहिए, और एक तो करंट ईयर का खर्चा हो गया और
एक्रूअल बेसिस पे लेना है। एक्रूअल बेसिस का मतलब कैश से कोई मतलब नहीं है कि उस खर्चे का पेमेंट किया या नहीं किया। इनकम के साथ में भी सेम करना है। इनकम कौन से ईयर की लेनी है हमको? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर करंट ईयर की लेनी है। कौन से ईयर की? करंट ईयर की। और किस बेसिस पे लेनी है? एक्रूअल बेसिस पे लेनी है, यानी कि चाहे इनकम रिसीव हुई हो या नहीं हुई हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर इनकम अर्न कर ली हो, चाहे रिसीव नहीं करी हो तो भी लिखनी है, रिसीव कर ली तो भी लिखनी है। ओके, ये तो क्या फर्स्ट। सेकंड नंबर आता है बेटा, जो एक्सपेंडिचर होते हैं, सेकंड में ए एक्सपेंडिचर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। अब ध्यान से सुनना, एक्सपेंडिचर जितने भी होंगे वो दो टाइप के होंगे। ये 11 में हम पढ़ते हैं इस बेस को। एक एक्सपेंडिचर होते हैं रेवेन्यू नेचर के, जिसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उसको हमको कहां लिखना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है। कौन सी साइड में? अब एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर साइड में आएगा, डेबिट में आएगा। ऐसे खर्चे जो रेवेन्यू नेचर के हैं उनको कहां लिखना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एक खर्चे होते हैं जो कैपिटल नेचर के होते हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, उनको कहां लिखना है सर? जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उनको हमको लिखना होता है बैलेंस शीट के अंदर। वो कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? किसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो होते हैं रिलेटेड टू रेवेन्यू, या फिर मैं आपको इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं, वैसे आपको पता होना चाहिए लेकिन फिर भी चलो मैं बता देता हूं। यहां ले लेते हैं, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल साइज बताता हूं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिसका बेनिफिट किसी भी बिजनेस को 1 ईयर तक मिलता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। ऐसा कोई खर्चा किया, खर्चा करेंगे तो फायदा तो होगा ना। आप गए, खर्चा किया आपने कुछ तो फायदा होगा ना। आप गए 20 रुपए लेके और गोलगप्पे खाए तो 20 रुपए का खर्चा हुआ, फायदा क्या हुआ? बड़ा मजा आया, स्वाद आया, है ना। तो जब भी हम खर्चा करते तो बेनिफिट तो मिलेगा ही ना, वरना कोई खर्चा क्यों करेगा कि मैं तेरे को दे रहा हूं तू क्या देगा, सीधा सा है ना। तो एक्सपेंडिचर होता है तो बेनिफिट तो होगा। तो इसका मतलब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, हाँ, वो कोई भी बिजनेस करेगा तो उसका बेनिफिट कितने साल तक मिलेगा? अगर विद इन 1 ईयर, केवल 1 ईयर तक मिल रहा है, those या this expenditure expense benefit to organization within 1 year, इसका बेनिफिट 1 साल तक ही मिलेगा तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है। फॉर एग्जांपल के लिए किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा हूं, किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा हूं तो 1 साल की सैलरी दूंगा तो 1 साल ही काम करेगा। रूम का रेंट दे रहा हूं, 1 साल का रेंट दूंगा तो 1 साल यूज कर पाऊंगा। तो ये बहुत सारे ऐसे एक्सपेंडिचर, अधिकतर यही होते हैं, है ना। सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए, ऑफिस के एक्सपेंसेस हो गए, पोस्टेज हो गया, बहुत सारे खर्चे। ये सारे एक्सपेंडिचर का बेनिफिट ओनली 1 ईयर तक मिलता है। तो ये 1 ईयर से रिलेटेड ही एक्सपेंडिचर होते हैं। और जो 1 साल से रिलेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमको कहां लिखने होते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा रीजन और बता देता हूं, ये जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं ना, ये अधिकतर हम कमाई में से करते हैं। जैसे जो सब्सक्रिप्शन मिला उसमें से किया, है ना। जो इनकम है इस साल की इनकम में से इस साल का खर्चा पे कर रहे हैं तो वो रेवेन्यू नेचर का होता है। ओके, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर जो होता है ना, बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर होता है ना। ये इसका जो बेनिफिट मिलता है, इसको बैलेंस शीट में इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इसका जो बेनिफिट मिलता है, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आंसर अगर करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोवाइड्स बेनिफिट टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोर देन 1 ईयर। 1 साल से ज्यादा तक बेनिफिट मिलेगा। अब यहां से मैंने जैसे आपको बताया कि रेवेन्यू कौन कौन से होते हैं, अगर एग्जांपल बोलूं तो भाई एग्जांपल बताओ जी। सैलरी हो गया, रेंट हो गया, कोई ऑफिस का खर्चा हो गया, ये सारे रेवेन्यू नेचर के होते हैं। कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर के एग्जांपल
आपने कोई जो है फर्नीचर परचेज कर लिया, क्या फर्नीचर का फायदा आपको 1 ईयर तक ही मिलेगा? नहीं सर, ऐसा थोड़ी होता है। फर्नीचर तो कितने साल यूज करते हैं हम, तो वो कैपिटल नेचर का खर्चा है, उसको बैलेंस शीट में दिखाना है, वो यहां नहीं आएगा। हाँ, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन यहां आएगा, है ना। अभी वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको। फर्नीचर हो गया, जैसे कोई प्लांट परचेज कर लिया, कोई मशीन ले ली, कोई बिल्डिंग परचेज कर ली, कोई इन्वेस्टमेंट कर दिए लॉन्ग टर्म, तो ये सारे कैपिटल नेचर के होते हैं। इनका बेनिफिट बहुत सालों में दिखाया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक हम क्या करें इस बार जो है, एक फॉर एग्जांपल के लिए यहां हमने क्या किया, एक खर्चा कर दिया। खर्चे में फॉर एग्जांपल के लिए कोई हम छोटा मोटा ले लेते हैं, जैसे कि मैं लेके आ गया कोई ऑफिस का खर्चा कर लिया। एग्जांपल के लिए जैसे हमने सैलरी दे दी, मान लेते हैं सैलरी दी, और उस बंदे ने 1 ईयर की सैलरी दी, तो 1 ईयर काम किया, तो ये रेवेन्यू नेचर का हो गया। लेकिन यहां पर हम फर्नीचर परचेज करके आए, वो फर्नीचर का बेनिफिट तो बहुत सालों तक मिलेगा, 10 सालों तक मिलेगा। तो फर्नीचर का जो खर्चा है उसका बेनिफिट 10 सालों तक मिलेगा। तो उस खर्चे को मैं कैसे ही पूरा का पूरा खर्चा इस साल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे दिखा सकता हूं, क्योंकि वो पूरा खर्चा इस साल का ही नहीं। फर्नीचर है 1 लाख रुपए का, अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर हूं, मेरा कहने का मतलब ये आप समझना कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को यहां रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा दूंगा तो मिस्टेक क्या हो जाएगी, वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में ना दिखा के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा दूं तो मिस्टेक क्या होगी, वो सुनो। जैसे मैंने यहां फर्नीचर खरीदा 1 लाख रुपए का, उस फर्नीचर का बेनिफिट 10 साल तक मिलेगा, और उस 1 लाख रुपए को अगर मैं इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा दूंगा ना, तो इस साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मुझसे बोलेगा, वैसे अकाउंट बोलता नहीं है लेकिन मैं एक इमेजिनेशन कर रहा हूं, वो बोलेगा भाई साहब मैंने क्या बिगाड़ा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलेगा मेरे में क्यों 1 लाख रुपए दिखा रहे हो खर्चा, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है फॉर एग्जांपल के लिए 2023 का, तो 2023 वाला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलेगा भाई 1 लाख रुपए पूरा मेरे इस साल का खर्चा थोड़ी है, ये तो 10 साल का खर्चा है, पूरा मेरे में क्यों दिखा रहे हो। तो फिर हम क्या करते हैं, उसको बैलेंस शीट में दिखा देते हैं, और उस 1 लाख के खर्चे को 10 ईयर में डिवाइड कर देते हैं। 1 लाख में 10 का डिवाइड कर दो, तो हर साल फिर हम क्या करेंगे, 10 हजार रुपए दिखाएंगे। हाँ भाई इस साल 10,000 यूज हुआ, अगले साल 10,000, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ओके, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। मोटा मोटी ये है कि जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, रेवेन्यू, एक कैपिटल। रेवेन्यू नेचर का जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में, और इसका बेनिफिट 1 साल तक मिलता है, ये रेवेन्यू नेचर का होता है, जैसे कि सैलरी, वेजेस, बोनस, कमीशन वगैरह पे कर रहे हैं वो। और जो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है वो बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाना है। हाँ, उसके ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन वगैरह लगेगा वो यहां जरूर दिखाएंगे, लेकिन वो खर्चा पूरा बैलेंस शीट में दिखाएंगे, क्योंकि इसका बेनिफिट कई साल तक मिलता है। एग्जांपल के लिए जैसे कि फर्नीचर, प्लांट, बिल्डिंग वगैरह। तो जिस तरीके से मैंने आपको ये एक्सपेंडिचर के टाइप बताए, ऐसे कैसे बेटा टाइप होते हैं आपके एक्सपेंडिचर के अलावा इनकम के भी। इनकम भी 2 टाइप की होती है, अब मैं ज्यादा इस पर टाइम नहीं लूंगा। एक इनकम होती है रेवेन्यू नेचर की, कैसी होती है, रेवेन्यू इनकम, और एक होती है कैपिटल नेचर की, यानी कि कैपिटल इनकम। ठीक है, जो रेवेन्यू इनकम होती है उसको हम कहां दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। छोटा मोटा कोई डोनेशन मिल गया, ठीक है, जैसे कि कोई कमीशन मिल गया, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, तो इसको हम, क्योंकि रेंट रिसीव हुआ है ना, कोई मकान किराए पे दिया, उसे किराया मिल गया, तो इस साल ही मिलेगा, अगले साल का अगले साल में दिखाएंगे, तो ये हो गया आपका रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर की जो इनकम होती है उसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। बैलेंस शीट के अंदर भी कैपिटल फंड के अंदर ऐड करना होता है, बैलेंस शीट में बताऊंगा, एक कैपिटल फंड आता है, वहां ऐड करते हैं इसको। और ये कौन सी होती है, ये कैपिटल नेचर की होती है, ये स्पेसिफिक इनकम होती है। जैसे स्पेसिफिक डोनेशन मिल गया, भाई आपको 10 लाख रुपए डोनेशन के मिल गए, और वो जो 10 लाख रुपए डोनेशन के आपको मिले उससे आपको एक बिल्डिंग बनानी है, रूम बनाना है, तो वो रेवेन्यू नेचर नहीं है, वो कैपिटल नेचर हो गया। तो इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों ही रेवेन्यू और कैपिटल नेचर का होता है। रेवेन्यू नेचर वाला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, कैपिटल नेचर वाला बैलेंस शीट में जाएगा, सिंपल। अब मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे खर्चे, और ये बताऊंगा कि कौन सा कैपिटल नेचर का है, कौन सा रेवेन्यू नेचर का है। जो कैपिटल नेचर का होगा बैलेंस शीट में जाएगा, जो रेवेन्यू नेचर का होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। बताइए, ये देखिए बेटा, अब आते हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करूंगा, जो हम ये बताएंगे आपको कि ये जो जितने भी इनकम और एक्सपेंडिचर के ऊपर डिस्कस करेंगे,
इसका नेचर क्या है, रेवेन्यू या कैपिटल, क्योंकि रेवेन्यू नेचर देखते आप कहाँ डाल दोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और कैपिटल नेचर डालते आप उसको कहाँ डाल दोगे, बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, सबसे फर्स्ट है एंट्रेंस फीस। दिख रहा होगा आपको अच्छे से, कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा बोलना, आप बोलो तो मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर सकता हूं। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस क्या है, देखो एंट्रेंस फीस यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रवेश शुल्क। अब क्या मतलब, हमको यह समझना है कि एंट्रेंस फीस जो है उसको कहां दिखाएं, मतलब वो रेवेन्यू नेचर की है या कैपिटल नेचर की है। अगर ये पता चल जाएगा तो हम ये खुद ही डिसाइड कर देते हैं, कर सकते हैं कि इसको कहां दिखाना है। थैंक यू जतिन। तो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, साइलेंट मतलब उसने बोल दिया ओनली एंट्रेंस फीस, अब ये नहीं बोल रहा कि कैपिटल नेचर है कि रेवेन्यू नेचर है, ये नहीं बोल रहा, तो हम उसको रेवेन्यू नेचर मानेंगे। क्या मानेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट। और इसको कहां दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड में, क्योंकि फी रिसीव हो रही है ना, तो पहले हम इनकम की बात कर रहे हैं। अगर एंट्रेंस फीस में लिखा हुआ हो साफ साफ स्पेसिफिक गिवन इन क्वेश्चन, क्या कि ये जो एंट्रेंस फीस है ये कैपिटल नेचर की है, तो हम इसको कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे और इसको कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में भी कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होता है और एसेट साइड होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने थोड़ा सा बताया था आपको कि ये फंड के अंदर ऐड होता है, कैपिटल फंड के अंदर। तो ये लायबिलिटी साइड में एक कैपिटल फंड नाम का एक फंड होगा, उसके अंदर हम एंट्रेंस फीस को ऐड कर देंगे। तो बहुत सिंपल कर दिया। अगर आप ये नोट्स पढ़ोगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा कि ये नोट्स बड़े शानदार बनाए हमने। एंट्रेंस फीस जो है वो हमें यही पता करना है ना कि वो रेवेन्यू नेचर का या कैपिटल का है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, रेवेन्यू नेचर मानो, इनकम साइड में दिखा दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर क्वेश्चन बोल रहा है स्पेसिफिकली कि ये कैपिटल नेचर का है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड के अंदर ऐड कर दो। हो गया। नेक्स्ट आता है बेटा मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप फीस जो होती है वो कौन सा नेचर की होती है, मेंबरशिप फीस जो होती है बेटा वो होती है कैपिटल नेचर की। मेंबरशिप फीस यानी कि आजीवन सदस्यता शुल्क, मतलब एक बार फी देनी है फिर जिंदगी भर मेंबर रहोगे, तो एक साल से ज्यादा का हो गया ना, तो ये कौन सी हो गई, कैपिटल नेचर की। और कैपिटल जो भी रिसिप्ट होती है या कैपिटल इनकम होती है उसको हम कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में कहा, लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी में कहा, कैपिटल फंड में ऐड करना। ओके। नेक्स्ट आता है बेटा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा। सब्सक्रिप्शन जो है बेटा उसको क्या मानना है, सब्सक्रिप्शन जो है उसको रेवेन्यू नेचर की इनकम मानना है और उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में, क्रेडिट साइड में दिखाना। ओके, ठीक है। ये होता क्या है सब्सक्रिप्शन, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि ये रेवेन्यू नेचर का होता है। क्यों होता है, क्योंकि बेटा सब्सक्रिप्शन जो है ना बार बार मिलता ही रहता है, ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी में एक बार मिलेगा, हर साल मिलता है। इस साल भी मिल रहा है, अगले साल भी मिल रहा है, इस साल वाला इस साल लिखेंगे, अगले साल वाला अगले साल लिखेंगे, तो रेवेन्यू नेचर का होता है। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनपीओ, इट इज अ पेड बाय द मेंबर पीरियडिकली, पीरियडिकली मतलब समय समय पर, विच कैन बी क्वार्टरली, हाफ ईयरली, सो दैट देयर मेंबरशिप रिमेन अलाइव। जो मेंबर्स सब्सक्रिप्शन पे करता रहेगा वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना रहेगा, जुड़ा रहेगा। द टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू द करंट ईयर, अब ये करंट ईयर वगैरह तक मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। ओके, नेक्स्ट। अब यहां पर देखिए बेटा एक चीज और, सब्सक्रिप्शन के अंदर भी देखो, सब्सक्रिप्शन कैन बी ऑर्डिनरी और स्पेसिफिक, स्पेशल बेस्ड ऑन पर्पज इफ स्पेसिफाइड। अब वही एंट्रेंस फीस की तरह हो गया, सब्सक्रिप्शन सिर्फ सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है तो हम ये समझेंगे कि रेवेन्यू नेचर है, लेकिन स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन दे रखा है तो फिर उसको कैपिटल नेचर का आप मान सकते हैं। अगर स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन हो तो उसको क्या मानना है, कैपिटल नेचर का मान के, और उसको कहां दिखाना, देखिए इट इज अ टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट रिसीव्ड फॉर अकाउंटिंग अ स्पेसिफिक टास्क और ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटी फ्रॉम द पार्टिसिपेंट, फॉर एग्जाम्पल सब्सक्रिप्शन फॉर द टूर्नामेंट, सब्सक्रिप्शन फॉर द गवर्नेंस पार्टली। ये जो सब्सक्रिप्शन है ये कैपिटल नेचर का माना जाएगा, लेकिन सब्सक्रिप्शन बेटा 99% हमारे क्वेश्चन के अंदर रेवेन्यू नेचर का ही आएगा। ओके, नेक्स्ट।
ये सब्सक्रिप्शन के बारे में और बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन बेटा अभी इसका ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देना है, ये मैं सब आपको क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा। ये जो सब लिखा हुआ है ये वही लिखा हुआ है कि जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर है वो करंट ईयर की होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर पास्ट के हम इस साल नहीं दिखाएंगे, और एक्रूअल बेसिस पे होनी चाहिए, ये सब वही है। तो मैं रट्टी तोता आपको नहीं बनाऊंगा कि ये ऐड करो ये लेस करो, हम इसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे जो मैंने आपको समझाया है। ओके जी, नेक्स्ट आता है बेटा डोनेशन। यस, जो डोनेशन होता है यानी कि दान, ये अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे और लायबिलिटी में जो डोनेशन है उसको फंड में ऐड कर देंगे। अगर जनरल डोनेशन है, सामान्य दान है, तो हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम की क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, भैया ये तो सिंपल ही हमको नाम से पता चल रहा है, रेवेन्यू नेचर का है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। अगर अब ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां बच्चा गलती करता है। सेल ऑफ ओल्ड एसेट, कोई पुरानी एसेट बेच रहे हैं, अगर एसेट बेची, एसेट कैपिटल नेचर की होती है, एसेट अगर बेच रहे हैं हां, तो उसको बेटा बैलेंस शीट में एसेट्स में से डिक्रीज करेंगे क्योंकि ये कैपिटल नेचर है। हां, फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट है इसका, ये ए पॉइंट है, ये एक ट्रीटमेंट है। सेकंड ट्रीटमेंट और है ये राबी, मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। देखो हमारे पास एक फर्नीचर पड़ा है, फर्नीचर है 20,000 रुपीज का, ठीक है। फर्नीचर कैपिटल नेचर का होता है, हमने क्या किया उसको सेल कर दिया इस साल। कितने में सेल किया? 25,000 में। अब यहां दो चीजें हैं, फर्नीचर सेल कर दिया कितने में? 25,000 में। अब दो चीजें हैं, एक तो फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, बैलेंस शीट की जो एसेट साइड होगी, हाँ वहां हमने फर्नीचर दिखा रखा होगा कितना, 20,000, उसको लेस कर देंगे। फर्नीचर तो गया, बेच दिया ना, तो 20 का 20 लेस, तो फर्नीचर कितना बच गया? 0। ओके, ये तो हो गया ए ट्रीटमेंट। बी ट्रीटमेंट क्या कह रहा है कि फर्नीचर बेचने से आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस? सर फर्नीचर कितने का था? 20,000 रुपए का, बेचा कितने में? 25,000 में। तो आप ही बताओ, प्रॉफिट हुआ? यस। क्या हुआ? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना? 25 में बेच दिया, 20 का था, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 5,000 का। ये जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट पूरा 25 नहीं, ओनली प्रॉफिट और लॉस जो होता है, इसको हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है। अब इनकम साइड में, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। कितना दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में? ओनली 5,000। यानी कि अगर कोई एसेट बेच रहे हो तो बेचने के बाद में उस एसेट को एसेट साइड से, बैलेंस शीट की एसेट साइड से कम करना है, क्योंकि बेच दी एसेट, एसेट गई। लेकिन अगर उस एसेट को बेचने से अगर आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, यही यहां पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अगर स्पोर्ट्स मटेरियल है और उसको सेल कर रहे हैं तो उसको क्या करना है? अब स्पोर्ट्स मटेरियल आपको सेल कर रहे हैं तो बेटा उसको रेवेन्यू नेचर का मानना है, और रेवेन्यू नेचर का मानने के बाद में, रेवेन्यू नेचर का मानना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाना है। लेजेसी आपको पता ही है, लेजेसी मतलब बातचीत नहीं है, लेजेसी मतलब वसीयत। बातचीत कैसे लिखा है यहाँ? टाइपराइटर भी, टाइपिस्ट की मिस्टेक है। तो लेजेसी जैसे ही, ठीक है। जो लेजेसी होता है वो कौन से नेचर का होता है? कैपिटल नेचर का होता है, क्योंकि वसीयत है ना, वसीयत का मतलब कोई पूरी की पूरी अपनी वसीयत अपने नाम कर रहा है, तो वो तो वसीयत हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत साल तक चलेगी, तो वो कैपिटल नेचर हो गया। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। फिर आता है एड फ्रॉम गवर्नमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट से या किसी और इंस्टीट्यूशन से अनुदान मिला है। अनुदान मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी वगैरह कुछ ऐसा देती है हमको, ठीक है। तो वो अगर रेवेन्यू नेचर का है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और वो अगर कैपिटल नेचर का है तो बैलेंस शीट में। वो क्वेश्चन में दे रखा होगा कि ये किस नेचर का है। ओके, फिर ये बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट दे रखा है सिंपल सा। ये देखो आप, दो तरह की बैलेंस शीट बनेगी, ये मैं क्वेश्चन में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सिखाऊंगा अच्छे से, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। अब ये तो इनकम की बात हो गई। कोई बोले सर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में इस तरह के चार्ट की जरूरत ज़्यादा नहीं है। एक्सपेंडिचर में बेटा इसलिए नहीं है क्योंकि एक्सपेंडिचर जो होंगे वो कौन से होंगे, जैसे सैलरी आपको भी पता कहाँ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। रेंट कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। वेजेस कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर।
पोस्टेज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आगे समझ में। प्लांट परचेज, मशीन परचेज बैलेंस शीट में क्या आपको दिया हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ मनोरंजन क्लब। मनोरंजन क्लब की बुक्स में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अतिरिक्त सूचनाएं मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन कब की दे रखी है, 31 दिसंबर 2010 की दे रखी है। 31 दिसंबर है बेटा, कौन सा दिसंबर है, 31 दिसंबर। तो इसका मतलब हमारा करंट ईयर क्या हो गया, करंट ईयर हो गया 2010, ठीक है, जो कि 1 जनवरी 2010 से स्टार्ट होगा, 31 दिसंबर 2010 को, यानी कि 31 दिसंबर 2010 को एंड होगा। तो कैलेंडर ईयर है हमारा, ठीक है, ओके। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है इस साल के लिए, और उसी तिथि का चिट्ठा भी बनाइए। चिट्ठा मतलब उस डेट की आपको बैलेंस शीट भी बनानी है, बैलेंस शीट। तो आपको केवल आज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बनाना है, उसके साथ साथ में बैलेंस शीट भी बनानी है, ओके जी। आपको यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 1025, सब्सक्रिप्शन दे रखा है प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का, ठीक है। डोनेशन दे रखा है, सेल ऑफ टिकट, ड्रामा टिकट, सेल ऑफ वेस्ट पेपर, बाय सैलरी एक्सपेंसेस, ड्रामा एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर, म्युनिसिपैलिटी टैक्स, चैरिटी, कुछ इन्वेस्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है कैश का या बैंक का। नीचे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये हमारे बहुत काम की है। फर्स्ट है, क्लब के 500 सदस्य हैं, मतलब 500 मेंबर्स हैं, और जो सदस्यता शुल्क है यानी कि जो मेंबरशिप फी है, मेंबरशिप फी वो कितनी है, 5 रुपी पर मेंबर, 5 रुपी पर मेंबर है। और 2009 का जो मेंबरशिप फी है वो 50 रुपीज क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो इसका मतलब है आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फी ऑफ ₹50 इन 2009, तो आउटस्टैंडिंग भी है। तो ये तो हो गया हमारा सब्सक्रिप्शन के लिए। नेक्स्ट है जो नगरपालिका कर है, यानी कि ये म्युनिसिपैलिटी टैक्स की बात कर रहा है इसकी, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी टैक्स की, टैक्स, ठीक है। उसका पेमेंट हमने 31 मार्च 2011 तक का कर दिया है। हमारा करंट ईयर तो दिसंबर में ही खत्म हो जाता है, तो जनवरी, फेब और मार्च 3 महीने का हमने एडवांस पे किया है, ओके। जो बिल्डिंग भवन पुस्तकों में 5,000 रुपये दर्शाया गया है, यानी कि बिल्डिंग जो है वो कितनी है, 5,000, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट जो है उस पर इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वो 5 महीने का है और 6% उसकी इंटरेस्ट की रेट है, और वो अक्रूड है। अक्रूड मतलब अर्न हो गया बट रिसीव नहीं किया, इनकम कमा ली बट रिसीव नहीं किया है, ओके। गुड इवनिंग खुशबू मौर्य। तो ये पूरा हिंदी में है, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको ट्रांसलेट करा दिया है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हमको क्या करना है, फॉर्मेट बना देने, फिर बहुत जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। देखो, एक बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए, एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनेगी, क्योंकि बैलेंस शीट पूछी है बट क्लोजिंग वाली बनाएंगे तो हमें ओपनिंग वाली भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि कैपिटल फंड कितना है, ओपनिंग कैपिटल कितनी वो दी भी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया था, अगर बैलेंस शीट बनाने का बोले और आपको ओपनिंग कैपिटल ना दे तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, तो वो भी होगा। तो यहां पर ये तो हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010, ये करंट ईयर है हमारा, ठीक है। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। डेबिट में आपको पता है एक्सपेंडिचर्स आते हैं और क्रेडिट में आपको पता है इनकम आती है। फॉर्मेट पहले बना लो, उसके बाद 2 बैलेंस शीट बनानी है, एक ओपनिंग और क्लोजिंग। तो ये हो गई हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट, और इसके नीचे हम बना देते हैं क्लोजिंग, यहां पर ही। ओपनिंग मतलब इस साल की ओपनिंग और पिछले साल की क्लोजिंग। एक तो हो जाएगी बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2009, पिछले साल की क्लोजिंग, इस साल की ओपनिंग। लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स
रुपीज, और एक बना देंगे करंट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2010 रुपीज लाइबिलिटीज। सबसे फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं और हमको दे रखा है कैश का ओपनिंग बैलेंस। कैश का ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, तो 1025 कैश पहले से ही पड़ा है। नेक्स्ट फिर आता है सब्सक्रिप्शन। देखो हमको कौन से सब्सक्रिप्शन से मतलब है बेटा, करंट ईयर वाले सब्सक्रिप्शन से मतलब है, जो कि है 2050 करंट ईयर में रिसीव हुआ है। लेकिन करंट ईयर में टोटल सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, तो करंट ईयर में 500 मेंबर है और पर मेंबर से 5 रुपए मिलने चाहिए। टोटल मेंबर कितने हैं 500, पर मेंबर के हिसाब से पर मेंबर को कितने रुपए देगा 5 रुपए, तो टोटल कितना सब्सक्रिप्शन हो गया 1 ईयर का। ये 5 रुपीज जो है ये मेंबरशिप फी जो है ये मान लेते हैं हमारी ईयरली है। भाई एक मेंबर एक साल में 5 रुपए देता है, तो 500 मेंबर कितने देंगे 2500 रुपए। तो करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो है 2500 रुपए, लेकिन मिला कितना है 2050, तो बाकी का क्या हो गया आउटस्टैंडिंग हो गया। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। देखो सब्सक्रिप्शन 2010 का कितना होता है 500 मल्टीप्लाई बाय 5 2500 रुपये, लेकिन रिसीव कितना हुआ लेस रिसीव्ड 2010 में 2010 का कितना रिसीव्ड हो गया 2050, तो बाकी जो है वो क्या हो गया आउटस्टैंडिंग या अक्रूड हो गया। तो 2500 माइनस 2050 तो 450 क्या हो गया अक्रूड हो गया। अब इसको हम दिखाएंगे कैसे, तो देखो यहां लिखेंगे इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन कितना 2050 रिसीव हुआ है, ऐड कर दो करंट ईयर का अक्रूड सब्सक्रिप्शन कौन से ईयर का 2010 का रिसीव नहीं हुआ ना, तो वह 450, तो कितना हो जाएगा 25 बस। अब कोई बोले सर 2009 का इसमें से लेस करो, 2000 जो एडवांस है और पिछले साल का मिला है वो लेस करो, वो लिया ही नहीं बेटा, वो अलग अलग ही है। ये देखो 40 रुपए अलग ही लिख रखे हैं और इधर देखो 60 रुपए अलग ही लिख रखे हैं, तो उसको क्या लेस है वो अलग ही है। मैंने तो ओनली 2010 का लिया है, 2050 रिसीव हो गया, 2500 होना चाहिए था, 450 जो है वो आउटस्टैंडिंग हो गया। तो टोटल इस साल का कितना है 2500, वही मैंने लिखा है इधर देखो। हाँ लेकिन ये जो अक्रूड सब्सक्रिप्शन है ये करंट ईयर में रिसीव होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं है, तो ये हम क्या करेंगे इस साल की बैलेंस शीट में दिखा देंगे एसेट साइड में, क्योंकि कमा लिया बट मिला नहीं। तो अक्रूड सब्सक्रिप्शन 2010 का कितना 450। अब बाकी सब्सक्रिप्शन पे आता हूं, ये तो करंट ईयर वाला निपटा दिया। बाकी में सबसे पहले नीचे क्या बोल रहा है यहां पर कि कुछ आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फीस, यानी कि सब्सक्रिप्शन था आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फीस मतलब वही सब्सक्रिप्शन होता है, तो आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फीस लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं है ये, वो अलग होती है, वो कैपिटल नेचर की होती है। ये मेंबरशिप फीस है यानी कि सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फीस है 50 रुपए, ये कौन से साल की है 2009 में, यानी कि 2009 में जो भी हमारा सब्सक्रिप्शन था उसमें से 50 रुपये हमको रिसीव नहीं हुआ होगा, तो 2009 की बैलेंस शीट में हमने उसको एसेट साइड में दिखाया होगा क्योंकि 2009 में वो रिसीव नहीं हुआ था। ओके, तो ये रही बैलेंस शीट ओपनिंग। तो यहां दिखाएंगे हम अक्रूड या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एक ही बात है, कौन से ईयर का 2009 का कितना था 50 रुपीज। अब देखना इसका रोल क्या आता है। तो 2009 में 50 रुपए रिसीव होने थे, लेकिन 2010 में उसमें से कितने रुपए रिसीव हो गए 40, तो 50 में से 40 रिसीव हो गए। हाँ, तो अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना है 10 रुपए। तो देखो भैया ऐसा है कि जो अक्रूड सब्सक्रिप्शन है ना, ये 2009 में था कितना 50 रुपीज, लेकिन उसमें से इस साल रिसीव हो गया, रिसीव्ड कितना हो गया 40 रुपीज, तो अभी भी कितना रिसीव होना है 10 रुपीज। ये कब रिसीव होगा, हो सकता है अगले साल हो जाए, जब होगा तब ये भी हट जाएगा, क्योंकि एसेट तो नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर होगी ना। अगर पूरे 50 रिसीव हो जाते तो 0 लिख देता, अगर 50 में से कुछ भी रिसीव नहीं होता तो पूरे 50 आ जाते यहां पर। तो ये चीज ध्यान रखना। अब आते हैं नेक्स्ट, एक हमको एडवांस सब्सक्रिप्शन भी मिला है। ये देखो 2011 का सब्सक्रिप्शन 60 रुपए अभी मिल गया,
ये एसेट नहीं है, ये तो लायबिलिटी है करंट ईयर की, वो भी। तो ये बोलते हैं इसको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस या अनर्ड सब्सक्रिप्शन। एडवांस 2011 का मिल गया अभी, ठीक। तो ये सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट आपका हो गया। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा पूछ लेना, क्योंकि सब्सक्रिप्शन पे मैं टिक कर रहा हूं, ये दोनों पॉइंट हो गए। अब मैं चलूंगा डोनेशन पर। डोनेशन जो है बेटा, डोनेशन कुछ नहीं बोला हुआ तो रेवेन्यू नेचर का मानेंगे 540, 540 रुपए। तो हम यहां लिख देंगे बाय डोनेशन, ठीक है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद आता है सेल ऑफ ड्रामा टिकट। तो सेल ऑफ ड्रामा टिकट कितना है बेटा, 950। तो यहां लिख देंगे बाय सेल ऑफ ड्रामा टिकट। ये भी रेवेन्यू नेचर, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है सेल ऑफ वेस्ट पेपर, ये भी रेवेन्यू नेचर का होता है 45। हो गया। तो ये हमारी रिसिप्ट साइड हो गई। अब हम पेमेंट साइड में आते हैं। पेमेंट साइड में बेटा देखो, सबसे फर्स्ट तो आता है सैलरीज। सैलरी रेवेन्यू नेचर का, इसमें कोई नीचे पॉइंट भी नहीं है, ठीक है। तो हम सैलरीज को ऐसा कैसा लिख देंगे 600। तो 2 सैलरीज 600। कोई बेटा डाउट हो तो पूछ लेना आप, है ना, ठीक। नेक्स्ट, फिर आता है एक्सपेंसेस, रेवेन्यू नेचर का मानेंगे 75। फिर नेक्स्ट आता है ड्रामा एक्सपेंसेस, रेवेन्यू नेचर 450। नेक्स्ट, फिर आता है न्यूज़पेपर 150। न्यूज़पेपर खरीदे होंगे, रेवेन्यू नेचर होता है। फिर उसके बाद आता है म्युनिसिपैलिटी टैक्स। इसमें पॉइंट है तो एक बार अंदर लिखूंगा 40 रुपीज म्युनिसिपल टैक्स। ₹40 का म्युनिसिपल टैक्स पे किया है, लेकिन इस 40 रुपए में है ना, 40 रुपए का जो हमने पे किया है नगर पालिका कर, 40 रुपए का वार्षिक भुगतान किया है 12 मंथ का। और कब तक किया है, 31 मार्च 2011 का तक किया है। तो 40 रुपए 12 महीने के तो जरूर पे करें, लेकिन इसमें से 3 महीने नेक्स्ट ईयर के। पिछले साल एडवांस पे किया या नहीं किया वो नहीं पता हमें, लेकिन इस बार जो हमने 40 रुपीज पे किया ना वो 12 मंथ का है, लेकिन वो 3 महीने नेक्स्ट ईयर के हैं। तो नेक्स्ट ईयर का खर्चा इधर नहीं लिख सकते हम। ओके, तो क्या करें, लेस करो नेक्स्ट ईयर का जो है, लेस एडवांस म्युनिसिपल टैक्स। कैसे निकालेंगे भाई, 40 रुपए 12 महीने के, तो 3 महीने के कितने हुए, 40 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हुए 10 रुपए, तो आ जाएगा 30। लेकिन ये 10 रुपीज जो है हमने एडवांस में म्युनिसिपल टैक्स पे किया है, तो ये हमारे लिए एक तरह की एसेट है कि हमने एडवांस में पे कर दिया। तो करंट ईयर में यहां आएगा एडवांस म्युनिसिपल टैक्स 10 रुपीज। नेक्स्ट, क्योंकि एसेट है ना, खर्चा एडवांस में पे कर रहे हो आप। ओके, नेक्स्ट है आपका फिर बाय चैरिटी। चैरिटी तो आपको पता ही 350 आ जाएगा रेवेन्यू नेचर। तो 2 चैरिटी, चैरिटी दी है, मिली नहीं है इस बार, है ना, ध्यान रखना, नहीं तो बोलोगे सर चैरिटी तो उधर आती है। वो उधर तब आती है जब रिसीव होती है, इनकम होती है। इस बार चैरिटी दी है ना, चैरिटी लेते भी है और कभी कभी दे भी देते हैं। ओके, फिर आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेटा आपको पता है ना, इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट है 2000 के। और इन्वेस्टमेंट क्या है, इस बार पेमेंट किया है, मतलब इस बार परचेज किए हैं। इसका मतलब ये है कि पहले से हमारे पास इन्वेस्टमेंट है नहीं, इस बार हमने परचेज किए नए। ओके, तो इन्वेस्टमेंट कितने हैं, 2000 के। तो
तो इस बार वाली बैलेंस शीट में आएंगे इन्वेस्टमेंट 2000 के, पहले नहीं थे हमारे पास, है ना, पहले होते तो हमको दे रखे होते। अच्छा ओके, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या है, इंटरेस्ट है, वो ये रहा फोर्थ पॉइंट में, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फोर्थ पॉइंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो 6% की रेट से लगता है, और 5 महीने का इंटरेस्ट जो है उपार्जित है, मतलब अक्रूड है, मतलब आउटस्टैंडिंग है, यानी कि इंटरेस्ट हमने अर्न कर लिया 5 महीने का, लेकिन मिला नहीं है। तो मिला नहीं है तो भैया अर्न तो कर लिया ना, तो इस साइड हम इनकम में तो दिखाएंगे बाय अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने के हैं, 5000 की, इंटरेस्ट रेट कितनी है, 6 मंथ और 6%, और कितने महीने का आउटस्टैंडिंग है, 5 मंथ का। अच्छा, इन्वेस्टमेंट 5 के नहीं है, 2000 के, अभी लिखे थे ना हमने, ये देखो 2000, है ना, यस। अब निकालो 2000 का 6% मल्टीप्लाई बाय 5/12, 50 रुपीज। बेटा ये 50 रुपीज रिसीव्ड नहीं हुए हैं, अगर इंटरेस्ट रिसीव हुआ होता ना तो रिसिप्ट साइड में जरूर लिखा होता, ये देखो यहां पर कहीं लिखा हुआ है इंटरेस्ट, नहीं, कमा लिया है लेकिन मिला नहीं है, तो ये अक्रूड इंटरेस्ट है, तो ये एसेट साइड में आएगा यहां, इंटरेस्ट 50 रुपीज। ओके जी, ठीक। और क्या फिर आगे देखो, उसके बाद आता सर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रेवेन्यू नेचर 145, लिख दो इधर, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल हमारा यहां दिख रहा है हमको बैलेंस सीडी, 900 रुपए कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाए कैश। फिर उसके बाद में यहां सारा कर लिया हमने, एक भी पॉइंट रहा नहीं है, ठीक है, देख लो भले, सारे कर लिए हमने, ठीक है। अब आता है यहां, इसमें फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया, फोर्थ भी हो गया, थर्ड पॉइंट बच गया कि बिल्डिंग हमारे पास पहले से ही है, भवन पुस्तकों में 5000 रुपए दर्शाया जाता है, मतलब बिल्डिंग जो है बुक्स में है पहले से ही 5000 की, अभी हमने खरीदी होती ना तो इधर लिखा होता, क्योंकि बिल्डिंग खरीदेंगे तो पेमेंट करना पड़ेगा, तो लिखा होता। तो इस साल कोई बिल्डिंग परचेज नहीं करी, लेकिन पहले है, कितनी है, 5000, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग आ जाएगी 5000 की। ओके जी, तो ये भी हो गया, तो सारे पॉइंट हो गए। अब हम क्या करेंगे, सीधा निकालेंगे भाई सरप्लस आ रहा है या क्या आ रहा है, तो इनकम साइड जोड़ लेते हैं, आई होप सरप्लस ही आए। तो आ रहा 4085, उसमें से लेस कर दो 600, 75, 450, 150, 30, 350, 145, 2285। और ये 2285 जो 2235 आ रहा है, मेरे 85 आ रहा है, हो सकता है हम मिस्टेक हो, ठीक है, अभी देख लेते हैं, पता चल जाएगा। अब ये जो सरप्लस आ रहा है 2285, मैं फिर वापस से कैलकुलेशन कर लेता हूं। नहीं यही आ रहा है, 2285 आ रहा है, ठीक है। अब ये 2285 जो सरप्लस है, एक बार आंसर को इग्नोर करो, ये सरप्लस का क्या करेंगे हम, यहां पर बैलेंस शीट में जो ओपनिंग कैपिटल आएगी उसके अंदर ऐड करेंगे, यहां पर जो ओपनिंग कैपिटल आएगी ना, है ना, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे सरप्लस, जो क्या है 2285, ठीक है। अब ओपनिंग कहां से आएगी भैया, ओपनिंग बैलेंस शीट से, तो इसकी टोटल करो, तो 1025 प्लस 50 प्लस 5000, तो आ गया 6075, तो 6075 क्या आ गई, ओपनिंग कैपिटल। अगर ये क्वेश्चन में दे रखी होती तो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाता, लेकिन नहीं दे रखी होगी तो मुझे बनानी पड़ेगी। और ये जो बिल्डिंग है ये नीचे भी आएगी यहां पर, और इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई डेप्रिसिएशन रेट दे नहीं रखा है, तो ये 5000 यहां आ जाएगी। अब बस टोटल कर लो आप, ये जो ओपनिंग कैपिटल है इधर लिख दो, इन दोनों की टोटल बाहर लिख दो,
8360, इस साइड की टोटल 8420, इधर भी ये आनी चाहिए। अगर इधर ये है इसका मतलब हमारा 100% करेक्ट है। ओके, देख लेते हैं। 950, 2000, 450, 10, 10, 5000, ये देखो, इसका मतलब हमारा एकदम सही है। 8420, इसका मतलब ये आंसर जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसमें कुछ मिस्टेक है। ये टाइपिंग जब करते हैं ना तब हो जाती है कई बार। इसको आप चेंज करके 2285 कर देना। ठीक है, बताओ जी, आया समझ में? तो तसल्ली से करते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, आराम से 15-20 मिनट में क्वेश्चन हो जाता है।